प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखो ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है ये एक हेड्स ऑफ इनकम है। जैसे हम लोग का इनकम फ्रॉम सैलरी एक हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक सैलरी एक हेड ऑफ इनकम है। उसी तरह से प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एक हेड ऑफ इनकम है, एंड कैपिटल गेन्स एक हेड ऑफ इनकम है। So profits and gains from business and profession is applicable for all those people who conducts business operations. For example, अगर कोई परचेज एंड सेल का काम करता है, ट्रेडिंग का काम करता है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, देन इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल दोज पीपल। ठीक है। सो जैसे अगर कोई लॉयर है या फिर कोई इनका आपका डॉक्टर है, कोई मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो गया, तो उनके लिए भी ये हेड ऑफ इनकम एप्लीकेबल है। ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे हेड ऑफ इनकम के बारे में अगर हम लोग समझें, हाँ ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, वापस एक बार मैं बता देता हूँ। हेड ऑफ इनकम के बारे में अगर हम लोग समझें तो देखो, हेड ऑफ इनकम में सबसे पहले आता है हमारा सैलरी, देन आता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी, देन आता है हमारा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन आता है हमारा कैपिटल गेन्स, एंड देन अदर सोर्सेस। ठीक है। अच्छा, अभी देखो सैलरी का मतलब क्या हो गया, कहीं पे तुम जॉब करते हो, नौकरी करते हो, वहाँ पे तुम को वहाँ से रेम्यूनरेशन मिलता है। उसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, आपके पास एक बिल्डिंग है, या फिर एक फ्लैट है, या फिर एक मकान, कोई भी एक स्पेस है जिसे आप रेंट पे चढ़ाते हो और वो वहाँ से आप रेंटल इनकम कमाते हो। तो सैलरी इनकम मतलब हो गया आप को रेम्यूनरेशन मिलता है। ठीक है, रेम्यूनरेशन। ठीक है, जॉब के लिए, हाँ ये फिक्स्ड, ये मंथली होता है, तो इसको प्लस ये कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। ठीक है, मतलब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में ये काम करना पड़ता है। हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, आपको रेंटल इनकम मिल रहा है। ठीक है, रेंटल इनकम मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह से PGBP का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब आप या तो बिज़नेस करते हो, मतलब आपका कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई बड़ी सी बिज़नेस है जहाँ पे आप परचेज सेल मैन्युफैक्चर का काम करते हो, या फिर आप कोई प्रोफेशन को प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में कुछ भी आ सकता है, प्रोफेशन में कुछ भी आ सकता है, जो भी लीगल जो भी प्रोफेशंस हैं हमारे कंट्री में एप्लीकेबल, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कंपनी सेक्रेटरीशिप हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गए, उसके बाद डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सारे प्रोफेशंस के कैटेगरी में आते हैं। कैपिटल गेंस का मतलब क्या हो गया, कोई भी कैपिटल एसेट को जब आप सेल करते हैं मार्केट में, तो वहाँ से आपको कैपिटल गेंस होता है। वो कैपिटल गेंस आपको लॉन्ग टर्म भी हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। ठीक है, सो फ्रॉम, अच्छा गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, अच्छा इसके बाद अदर सोर्स जो है ना, ये एक रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम है। ठीक है, रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम मतलब जो भी इनकम ऊपर के 4 कैटेगरी में नहीं आ रहा है वो आपका अदर सोर्स में आएगा। मैं रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम का कुछ एग्जांपल यहाँ पे देते देता हूँ, जैसे बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड। ठीक है, अच्छा देन लॉटरी, कार्ड गेम, कार्ड गेम्स होता है ना, ताश
खेल के लोग पैसे जीतते हैं, ठीक है। कोई भी आपका क्विज़, हाँ, क्विज़ शो, हॉर्स रेसिंग, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया अदर सोर्स का, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का आज डिस्कशन पॉइंट है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं PGBP। हम लोग अकाउंट्स में क्या करते हैं, अकाउंट्स में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे पोर्शन होते हैं। जैसे एक हो जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका बैलेंस शीट। हम लोग फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेके डिस्कस करेंगे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस क्या होता है कि हम लोग इस अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं कि एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमाया या फिर वो लॉस सफ़र किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, हम लोग क्या करते हैं, हमारा ऊपर में ट्रेडिंग बनता है और वहाँ से हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आता है। या फिर मैं डायरेक्ट अगर बोलूँ, सपोज़ ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। मैं अगर इसको इस तरह से पकड़ूँ, ये सपोज़ मेरा ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट एक साथ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सेल्स, यहाँ हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ लिखते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। देन हम लोग लिखते हैं परचेजेस, देन वेजेस, बैलेंसिंग फिगर हमारा GP आता है, ठीक है। अगर GP नहीं लिखना है, सपोज GP हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट नेट प्रॉफिट करेंगे। इसके बाद हमारा ऑपरेटिंग इनकम्स आते हैं, है ना। या फिर सपोज GP हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये GP हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसको हम लोगों ने छोटा सा क्लोज कर दिया यहाँ पे, और ये GP को हम लोग इस तरफ में वापस लेके आते हैं SBD, ये हमारा CD था, ठीक है। अच्छा, ये 2 है, ये हमारा बाई है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, जैसे सैलरीज हो गया, ठीक है, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं बस ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, जाना पड़ेगा, यहाँ का पर्पस ही है हमको ज़्यादा डिटेल में जाना है। ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि अकाउंटेंसी के हिसाब से सही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमें उसमें गलत नहीं ठहराता है। दे ऑल्सो अग्री कि ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये सही हैं, ये करेक्ट हैं, एंड इट शुड बी अकाउंटेड फॉर। बट जब हम लोग इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट निकालने का कोशिश करते हैं, तब वो सारे एक्सपेंसेस को माना नहीं जाता है। क्या होता है ना कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अकाउंट्स के हिसाब से, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हम लोग लिखते हैं जिसमें कोई भी तरह का कैश आउटफ्लो नहीं होता, ठीक है, पैसा का खर्चा नहीं होता है। ये एक बात हो गया। दूसरा बात हो गया, कुछ कुछ एक्सपेंसेस हैं जिसको इनकम टैक्स में सेपरेटली ट्रीट किया जाता है, ठीक है, अलग से ट्रीटमेंट होता है उसका। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जब हम लोग अकाउंट्स में करते हैं, तो अकाउंट्स में देखो हमें डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं गुडविल रिटन ऑफ, देन हम लोग लिखते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट। मैं बस ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आगे हम लोग एक दो सम जब डिस्कस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है ना, वो डेप्रिसिएशन हमें अलाउ नहीं होता है। प्रोविज़न भी हम लोग को अलाउ नहीं होता है, किसी भी तरह का प्रोविज़न का मतलब ये होता है कि आपने सोचा है कि ये खर्चा आपका होगा, आपने सोचा है कि आपका ये खर्चा होगा,
लेकिन वो आपका खर्चा नहीं होता है। और जब आपने सोचा था कि वो खर्चा होगा तो आपने प्रॉफिट से कुछ पैसा हटा के रखा था एज योर प्रोविजनल एक्सपेंसेस, प्रोविज़न करके। तो प्रोविज़न का मतलब क्या हो गया कि आपको लगा कि कुछ खर्चा होगा। जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेट क्या होता है कि आपको लग रहा है कि कुछ कस्टमर्स हैं जो हमको पेमेंट नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं करेंगे आगे जाके, तो आप क्या करते हैं, उनका एक अमाउंट को आप प्रोविज़न कंसिडर करते हैं। और प्रोविज़न कंसिडर करने के वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा वो पैसा प्रॉफिट से तो माइनस हो गया, लेकिन पैसा नहीं निकला। हो सकता है कि वो कस्टमर आपको पूरा दे दिया या फिर उससे ज़्यादा पैसा नहीं दिया। सो प्रोविज़न क्या है, एक प्रोबेबल अमाउंट है विच वी आर नॉट श्योर कि वो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसलिए इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि ये प्रोविज़न, किसी भी तरह का प्रोविज़न को आप कंसिडर ही मत करो। देन आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या है, डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स में अलग से ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है, अलग से कंसीडर किया जाता है। मतलब डेप्रीसिएशन के लिए एक एक्ट है अंडर सेक्शन 32, ठीक है। सेक्शन 32 के मुताबिक डेप्रीसिएशन का डिटेल्ड जो प्रोविज़न है, जो नियम है, वो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब हम लोग डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट से माइनस करेंगे ना, तो वो अंडर सेक्शन 32 के मुताबिक ही होना चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है सुनने में कि मैंने अभी कहा कि डेप्रीसिएशन में कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता है, लेकिन उसके वजह से उसे लिखना गलत हो जाता है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सेक्शन 32 एक अलग सेक्शन है जो इसको लेके ट्रीट करता है। देखो, डेप्रीसिएशन को अकाउंटेंसी में हम लोग माइनस करते हैं क्योंकि हमें उसके वजह से इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। डेप्रीसिएशन को अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं तो हमारा प्रॉफिट नीचे आ जाएगा, और नीचे प्रॉफिट आ जाने से हमारा जो इनकम टैक्स का रेट है जो अप्लाई करेंगे वो भी नीचे आ जाएगा, है ना। सो प्रॉफिट भी कमेगा और टैक्स भी घट जाएगा, है कि नहीं। सपोज़ मेरा नेट प्रॉफिट होने वाला था 1 लाख रुपीज़, लेकिन मैंने डेप्रिसिएशन लिख दिया ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़। अब 1 लाख रुपीज़ में से 60,000 माइनस करेंगे तो 40,000 ही प्रॉफिट हुआ, और जो हम लोग टैक्स पेमेंट करेंगे वो नेट प्रॉफिट पे ही पेमेंट करेंगे, 40,000 में ही पेमेंट करेंगे, 1 लाख में तो नहीं करेंगे, है ना। सो डेप्रीसिएशन को सेक्शन 32 में क्या कहा जा गया है कि अलग अलग तरह के एसेट को आप अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट करोगे। जैसे आपके पास बहुत तरह के एसेट होते हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज़ आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं पकड़ रहा मैं, सपोज़ खाली बिल्डिंग बोलता हूँ। आपके पास बिल्डिंग है, बहुत सारे बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए है, बिल्डिंग बी है, बिल्डिंग सी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बहुत सारे फर्नीचर्स हैं, ठीक है, फर्नीचर सारे सपोज इकट्ठा हैं, हाँ। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है। अब प्लांट एंड मशीनरी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के, मतलब एक प्लांट एंड मशीनरी में भी बहुत डिवीज़न है, ठीक है। उसके बाद व्हीकल्स आते हैं प्लांट एंड मशीनरी में, बाय द वे गाड़ी भी प्लांट एंड मशीनरी में आता है। सो मेरा कहने का यहाँ पे ये है कि जो बिल्डिंग ए है, सपोज़ ये आपका ऑफिस वाली बिल्डिंग है, और बिल्डिंग बी जो है ये फैक्ट्री है, ठीक है, और बिल्डिंग सी वापस ऑफिस है। तो आपका जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ना, वो तीनों के केस में अलग अलग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा ये बिल्डिंग सी जो है ना, इसे मैं रेसिडेंशियल बोलता हूँ, ठीक है, रेसिडेंशियल बोलता हूँ। तो मेरे पास 3 अलग अलग बिल्डिंग हैं, तीनों बिल्डिंग जो है अलग अलग पर्पस में यूज़ होती है। बिल्डिंग ए ऑफिस के लिए, बिल्डिंग बी फैक्ट्री के लिए, बिल्डिंग सी रेसिडेंशियल के लिए। तो बिल्डिंग ए जो है वो उसका डेप्रीसिएशन
लगता है 5%। कहाँ बताया हुआ है ये? सेक्शन 32 में बोला हुआ है। उसी तरह से फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन जो है वो आपका 5% नहीं होगा। फैक्ट्री बिल्डिंग जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है, इसीलिए उसमें डेप्रिसिएशन आपका 10% है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी जो है वो कम वेयर एंड टेयर होता है और इसीलिए उसमें आपका 5% ही डेप्रिसिएशन रेट है। अब मैं अगर और डिटेल में जाऊं तो हो सकता है मेरे पास ऑफिस के और 3-4 बिल्डिंगें हैं, रेसिडेंशियल के और 3-4 बिल्डिंगें हैं और फैक्ट्री के और 5-6 बिल्डिंग हैं। तो ये अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं, अच्छा अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आ रहा हूँ। मैंने ये बता दिया कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, हाँ, कि डेप्रिसिएशन इस तरह से लगता है। तो यहाँ पे हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट में आएंगे जिसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब है कि सिमिलर एसेट विथ सेम डेप्रिसिएशन रेट। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये ऊपर में जो बिल्डिंग का एग्जाम्पल है ये सिमिलर एसेट है, सारे बिल्डिंग है लेकिन सबका सेम रेट नहीं है। इसका मतलब मैं अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है ना तो मैं इसको लिखूंगा ब्लॉक 1, ये होगा मेरा ब्लॉक 2 और ये भी मेरा ब्लॉक 1 के कैटेगरी के अंदर में ही गिरेगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला आपका सेम ब्लॉक हो गया, एक ही ब्लॉक हो गया। और बिल्डिंग बी जो है, क्योंकि वो फैक्ट्री बिल्डिंग है जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है, वो अलग ब्लॉक हो गया, ब्लॉक ऑफ एसेट। ठीक है, इसका मतलब सिमिलर एसेट और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर नहीं होता है तो अलग ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, और अगर अदर एसेट हुआ दूसरा, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, तो वो तो डेफिनेटली दूसरा ब्लॉक ही है। अब प्लांट एंड मशीनरी में भी ना बहुत तरह के एसेट्स हैं। यूजुअली हमें याद रखना है कि हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के लिए 15% है, होता है। यूजुअली 15% हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। ये है आपका एनी प्लांट और मशीनरी जो जैसे मोटर कार हो गया या फिर ऑयल वेल हो गया, तो इस तरह के एसेट्स हमारे अलग अलग ब्लॉक ऑफ एसेट्स में जाएंगे। ठीक है, नाउ हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट में कैलकुलेशन कैसे होता है? ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक। अब ब्लॉक में अगर 5 एसेट है, सबको प्लस कर दो ओपनिंग डेट में। ठीक है, उसके साथ ऐड करना है परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। ऐड होगा हमारा परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में अगर वो एसेट में कुछ भी खरीद हुआ है, कुछ भी हम लोग खरीदे हैं, उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके साथ हम लोग लेस करते हैं सेल वैल्यू ऑफ एनी एसेट विद इन ब्लॉक सोल्ड। उस ब्लॉक के अंदर अगर कोई भी एसेट को हम लोग अगर सेल करते हैं उस साल में, तो उसका जो सेल वैल्यू है ना, वो पूरा सेल वैल्यू माइनस होगा। ठीक है, तो क्या हमारा आया यहाँ पे समरी,
ओपनिंग ब्लॉक ऑफ एसेट को ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू, हमारा 1 अप्रैल हमारा ओपनिंग डेट होता है ना, उस अमाउंट को लिखेंगे, उसके साथ प्लस करेंगे ड्यूरिंग द ईयर एसेट का क्या परचेजेज हुआ है, उसके साथ माइनस करेंगे अगर कोई भी एसेट को सेल कर रहे हैं तो उसका सेल वैल्यू, याद रखना सेल वैल्यू आएगा हमारा, जो भी अमाउंट उसे हम लोग कहते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट। ठीक है, डेप्रीशिएबल अमाउंट। ये सपोज मैं ए लिख दिया। डेप्रीसिएशन जो है, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर जो है वो हमारा कैलकुलेशन होगा ए इंटू रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। कुछ भी हो सकता है, जो भी रेट हो। अगर हम लोग बिल्डिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5%, फैक्ट्री है तो 10%, प्लांट एंड मशीनरी है तो 15%। ऐसे और भी ब्लॉक हैं, ऐसे और भी ब्लॉक है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी में ही काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं। हाँ, तो हम लोग एक दो क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे, देखेंगे तो हमारा जैसे ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर में बताता हूँ, बसेस, लॉरीज, टैक्सीज, ये जो कमर्शियल व्हीकल है ना, ये भी हमारा प्लांट एंड मशीनरी के कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी के कैटेगरी में क्योंकि आता है ना ये, तो इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो लेकिन 15% नहीं है, 30% है। ठीक है, तो कोई भी ट्रक हो गया हमारा, या फिर कोई भी हमारा कमर्शियल टैक्सी हो गया, टैक्सी तो डेफिनेटली कमर्शियल ही होता है। हाँ, कोई कमर्शियल बसेस हो गया जो पैसेंजर को कैरी करता है। हाँ, तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो हमारा 30% का रेट है। अब प्लांट एंड मशीनरी जैसे एयरप्लेन हो गया, ठीक है, और भी है हमारा लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट हो गया। हाँ, ये सारे एसेट्स में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है ना वो 40% का लग जाता है। तो देखो, ब्लॉक ऑफ एसेट में सिमिलर एसेट अगर नहीं है तो डेफिनेटली अलग कैटेगरी में चला जाएगा, अलग हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट बनेगा। लेकिन जब सिमिलर एसेट है लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी अगर सेम नहीं है तो फिर भी ब्लॉक ऑफ एसेट अलग बनेगा। दोनों सेम सेम होना चाहिए, एसेट भी सेम होना चाहिए और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम होना चाहिए, तभी हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे जो है ए को मल्टीप्लाई करना है रेट से, जो भी अमाउंट आएगा ना इसको हम लोग कहते हैं सेक्शन 32 के हिसाब से ये अमाउंट आया। ठीक है, सेक्शन 32 में जो बोला गया है कि डेप्रिसिएशन को हम लोग सेक्शन 32 के मुताबिक जो आता है उसे हम लोग कंसिडर करेंगे। तो सेक्शन 32 ये कहता है, ये कैलकुलेशन को कहता है ओपनिंग WDV के साथ। देखो यहाँ पे जो नोट मैंने अभी भेजा, इस नोट में देखो बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग है अदर देन होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस 5% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ब्लॉक 2 यहाँ पे बताया हुआ है बिल्डिंग जो ऑफिस है, फैक्ट्री, गोडाउन, जो कमर्शियल पर्पस में यूज़ होता है। ठीक है, कमर्शियल पर्पस में। हाँ, फैक्ट्री। अच्छा, मैंने जो बताया था कुछ देर पहले, कमर्शियल कोई भी बिल्डिंग हो उसमें 10% लगेगा, रेसिडेंशियल में खाली 5%। ठीक है ना। ब्लॉक 3 यहाँ पे देखो, बिल्डिंग जो कि टेम्प्ररी कंस्ट्रक्शन के तौर पे बनता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना वो बाइक, स्कूटर वगैरह या फिर साइकिल को रखने के लिए किसी किसी बिल्डिंग में टेम्प्ररी शेड बनाया जाता है, तो उसमें 40% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर में देखो यहाँ पे 10% का रेट बताया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी यूजुअली 15%। कुछ प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे एक्सेप्शनल दिया हुआ है जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग होगा, जैसे ओशन गोइंग शिप्स, वेसल्स, ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटरवेज वगैरह, उसमें 20%। प्लांट एंड मशीनरी जैसे बसेस, लॉरीज या कमर्शियल पैसेंजर कैरिंग टैक्सीज हो गए, मोटर कार जो कि अक्वायर किया गया है अगस्त 23, 2009 बट बिफोर April 1, 2020, हाँ, उसका 30% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है।
हाँ, उसी तरह से देखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जैसे एरोप्लेन्स हो गया, हाँ, कंटेनर्स मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक यूज्ड एज रिफिल्स, हाँ, ये सब में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है ना 40%। यहाँ पे ये क्वेश्चन में देखो बताया हुआ है, मैं खाली एक ही ब्लॉक का कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही ब्लॉक कर रहा हूँ। प्लांट ए, बी एंड सी दिया हुआ है, हाँ, 3 अलग अलग प्लांट्स हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15 है और डेप्रिशिएटेड वैल्यू एज ऑन April 1 यहाँ पे 10,40,000 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन के एंड में प्लांट बी को December 20 में सेल किया गया 25,10,900 में, हाँ, और यहाँ पे देखो प्लांट ए बी सी में कोई परचेज़ है नहीं है। अगर प्लांट ए बी या सी में से किसी भी एक एसेट में कोई परचेज़ होता तो वो हम लोग ज़रूर यहाँ पे ऐड करते, ठीक है। लेकिन हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी का सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्या है, 15% क्या कौन कौन सा है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 15%, ये हमारा 15% है, ठीक है, हमारा 15% क्या है देखो, ये है, हमारा 15% ये। तो ये 3 अलग अलग एसेट हैं जिसमें 15% है। तो हम लोग जब हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला है डेप्रिशिएटेड वैल्यू के साथ हम लोग ऐड करेंगे कोई भी एसेट परचेज और लेस करेंगे सेल वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। तो हम लोग ब्लॉक ए बी सी जो एसेट है जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, हाँ, उसको हम लोग प्लस करेंगे। तो ये यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्लॉक ए बी सी अपना जो है प्लांट ए बी सी, उसका WDV जो है 10,40,000 है, 15% का रेट है, ठीक है, 15% वाला। उसी तरह से परचेज हो रहा है मेरा प्लांट एच, ठीक है, प्लांट एच, प्लांट है, कार अलग ब्लॉक हो गया, 15% होने से भी कार जो है ना वो अलग ब्लॉक हो गया, रेट अलग, रेट सेम है लेकिन एसेट डिफरेंट है, तो 15% हो गया मेरा प्लांट एच। तो ये परचेज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हाँ, डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो सेम रेट है और सेम टाइप का एसेट है, प्लांट मतलब सेम टाइप का एसेट, अगर अलग से कुछ नहीं बोला है, जैसे दूसरे में यहाँ पे कार बोला हुआ है ना, तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट, सो इट बिकम्स अ डिफरेंट ब्लॉक। सो 10,40,000 जो ऐड होगा वो है ड्यूरिंग द ईयर जो एसेट का परचेज हुआ है, उसे हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे 2,74,000 जो कि हमारा ऊपर में यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारा जो एसेट है वो कितने का परचेज हो रहा है, उसे हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जो प्लस करेंगे खाली एक्विजिशन नहीं, हम लोग को यहाँ पे देखना है प्लांट एच जो कि सिमिलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, उसका हमारा परचेज अमाउंट क्या है। तो 15% के हिसाब से यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा 18,000 दिया हुआ है, और ओके ये कार भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, करेंगे, ठीक है, सेम वो प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आ रहा है ना, तो हम लोग करेंगे। तो इसका अमाउंट देखो यहाँ पे 2,56,000 है, तो दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमारा 18,000 प्लस 2,56,000 है। इन दोनों का अगर हम लोग प्लस करते हैं ना तो वी आर गेटिंग 2,74,000 का टोटल एसेट जो कि परचेज हो रहा है। इसके साथ माइनस करेंगे हम लोग प्लांट ए बी सी जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है 15% है। कोई भी एसेट अगर बिक्री हो रहा है, कोई भी एसेट अगर सेल हो रहा है, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है हमारा जो सेल हो रहा है वो क्या क्या सेल हो रहा है। एक बार हम लोग अच्छी तरह से इसको एक बार देख लेते हैं। हम लोग को देखना है यहाँ पे देखो जो प्लांट बी है, प्लांट बी वो तो ABC में ही गिर रहा है, तो ये डेफिनेटली ये 15% वाला है ना। तो ये हमारा ये 15% ब्लॉक वाला एसेट है। इसका वैल्यू देखो कितना है, 25,10,000। हम लोग 25,10,000 लिखने जा रहे हैं लेस में, लेकिन हमारा टोटल अमाउंट कितना है 13,14,000।
तो हम लोग मैक्सिमम 13,14,000 जो है, जो माइनस कर सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे ज़ीरो ही लिख सकते हैं हम लोग, नेगेटिव नहीं लिख सकते। इनकम थोड़ी ना नेगेटिव हो सकता है, डेप्रिसिएशन नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है, डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो हम लोग उतना ही माइनस कर सकते हैं जो वैल्यू ऊपर में है। तो 25,10,000 ज़रूर है माइनस के लिए अवेलेबल है, हम लोग माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के लिए मैक्सिमम माइनस करने लायक अमाउंट 13,14,000 ही है। तो हमारा रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ ए, सी एंड एच आ जाएगा नील, ज़ीरो। अब ये अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगता है, अब नील है तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन अमाउंट भी नील ही आएगा।